गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है थर्ड यूनिट यानी मटेरियल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लास्ट पार्ट की बारी मेरी जुबानी, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। आज इन दोनों चीज़ों को समझाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर पे आगे बढ़ूं, आपसे एक अपील है कि आप प्लीज़ अपने इस चैनल को कॉमर्स विस्टा को अपना सपोर्ट दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक जो कि आपके क्लास में है लेकिन मे भी शायद जिस ग्रुप पे मैं शेयर कर रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर के, उस पे वो ना हो, तो उन तक मेरी ये हेल्प पहुंचाइए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट ऑफ प्लांट लेआउट की फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट में जो कि सबसे पहली चीज है, जो कि ऑब्वियस है और थोड़ी सी लीगल है, वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कोई भी नया बिजनेसमैन जब आपके एरिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जब आप आकर के प्लांट लोकेशन देखता है, तो उसकी सबसे पहली जो एक प्राइम एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ का, यानी कि क्या कहीं हमें अपना प्लांट बार कहीं इधर से उधर स्विच तो नहीं करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आपने नैनो कार के बारे में सुना होगा, टाटा की नैनो कार, जो कि स्टार्ट होने वाली प्रोडक्शन जिसका सबसे पहले वेस्ट बंगाल के सिंगूर में होने वाला था, लेकिन वहां पे ममता बनर्जी की ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हम यहाँ पे प्लांट नहीं लगने देंगे टाटा का वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो इस समय हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, उस समय वो गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने गुजरात के सारण जिले में टाटा नैनो के प्रोडक्शन के लिए लैंड टेक ओवर करने के लिए रतन टाटा जी को इनवाइट किया। ठीक, तो वही था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जिस लेवल पर भी प्रोडक्शन होने वाला है उसमें अगर अच्छी है, तो आप जो प्लांट लेआउट है वो बहुत इजीली एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? कभी जनरली हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड से फिजिकल चीजें समझ लेते हैं, वैसे फिजिकल है, लेकिन फिजिकल के साथ साथ फैसिलिटीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। और दूसरी चीज कि प्लांट लोकेशन जब सेलेक्ट की जाती है, तो प्लांट लोकेशन सिलेक्शन में कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, मैं उसे आपको पढ़ करके समझाता हूँ। पहला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि रॉ मटेरियल को मंगवाना है और उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, तो बिना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्या ही पॉसिबल है? मान लीजिए आपने कम्युनिकेट कर भी लिया, लेकिन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, डिलीवरी वैन नहीं मिल रही है, तो रॉ मटेरियल प्लांट लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा, है ना। सेकंड है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस इस वजह से क्योंकि जब रॉ मटेरियल गुड्स इन मतलब रॉ मटेरियल जब इन ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन ट्रांजिट होता है, तो उस समय उसके ऊपर कई सारे थ्रेट्स होते हैं, मैन मेड थ्रेट एंड नेचुरल थ्रेट। यानी बारिश हो गई तो जो गुड हमने जो रॉ मटेरियल मंगवाया है वो खराब हो जाएगा, या फिर रास्ते में कहीं चोरी चकारी हो जाए या कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट वो जो लॉस होगा उसकी वजह से उस लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। फिर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में मेन है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है फाइनेंस, यानी फंड। उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जहां से फंड मिलना थोड़ा ईजी होता है। ठीक। तीसरा है रेगुलर फ्यूल सप्लाई। बिल्कुल, रेगुलर फ्यूल सप्लाई से मतलब है प्रोडक्शन प्लेस पर, यानी प्रोडक्शन प्लांट लेआउट में जो मशीनें चलेंगी या जो बॉयलर चलेंगे या जो भी मशीनरी ऑपरेट की जाएगी, उसके लिए प्रॉपर फ्यूल फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी हमको जब फ्यूल की जरूरत हो हम तब जो है फटाफट उसको ऑर्डर करके मंगवा सकें। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एटसेट्रा। ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्शन को अनइंटरप्शन होता है। यानी अगर हमारे पास प्रॉपर मान लीजिए इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही बीचों बीच सिटी के या रिमोट एरियाज में अगर प्लांट लगा दिया जाता है और वहां पे प्रॉपर पावर फैसिलिटी नहीं है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा भाई? प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, मार्केट में प्रोडक्ट्स कम पहुंचेंगे, प्रोडक्ट्स के रेट हाई हो जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली कंपनी को इसको बियर आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है, सब कुछ है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ही स्मूथ गोइंग होगा। ठीक है। अगले दो पॉइंट की बात करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग, तीसरा है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब है कि जिस जगह पे प्लांट लोकेशन को सेट किया गया है या फाइनलाइज किया गया है, वो देखा जाता है कि वहां पे अदर इंडस्ट्रीज के साथ या अदर बिजनेस के साथ हमारा जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो कैसा है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है
कि दो इंडस्ट्रीज के ट्रेड यूनियंस या मिलिटेंट्स आपस में लड़ जाते हैं और वो अपने अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, यानी कहते हैं ना कि वो सेल्फ एस्टीम सामने आ जाती है और सेल्फ एस्टीम की वजह से वो आपस में लड़ते हैं और काम एक दूसरे को नहीं करने देते, ठीक, और इजीली नहीं करने देते। लीगल केसेस फाइल कर दिए जाते हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा लेट होता है और इस लेट लतीफी की वजह से अल्टीमेटली बिजनेस ही सफर करता है, ठीक है। तो मेन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिकम बैड ड्यू टू मिलिटेंट एंड सेल्फिश ट्रेड यूनियंस। सेल्फिश ट्रेड यूनियन का मतलब है कि वो अपनी ही चलाते हैं, वो उनको लगता है कि हम चाहे जैसे चाहे वैसे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं और बिजनेस को हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेड यूनियंस पूरे वर्कर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट वांट टू लोकेट प्लांट लोकेशन एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट प्लेसेस पे कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना प्लांट लोकेशन लोकेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे ऐसी चीजों से दूर रहना पसंद है। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस माइंडेड बंदा होता है, उसको सिर्फ बिजनेस ऑपरेट करना है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करने के बाद उसमें से कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट अर्निंग करनी है, उसको मैक्सिमाइजेशन करना है, ठीक है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स या कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। इसे कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स भी कहा जा सकता है। प्लांट लोकेशन मस्ट बी कन्वीनियंट एंड इजिली एक्सेसिबल टू स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को एक्सेसिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इनके इजिली एक्सेसिबल होगा स्किल्ड वर्कफोर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस अपने में खुद बहुत ज्यादा हाइट तक जाएगा। हाँ, अब एक चीज ये देखना है कि कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स में कौन कौन आता है, इसको ध्यान दीजिए। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स में आपके इंजीनियर्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एक्सेट्रा, ये सारे बंदे आपके कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा अगला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, तो वो एक प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें हमें रॉ मटेरियल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब था। लेकिन अब हमारे पास है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी प्लांट लेआउट जो सेटअप किया जाएगा, उस प्लांट लेआउट को कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल या लीगल कंसिडरेशन देने के लिए गवर्नमेंट या उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट आपसे एक एमओयू साइन करवाती है कि आप यहाँ प्लांट लोकेशन तो सेटअप कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने पड़ेंगे, जिनमें आपके स्कूल, कॉलेजेस आएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज आएंगी, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आएंगी, कम्युनिटी सेंटर्स आएंगे, बहुत कुछ आता है, ठीक। जिसकी मैंने लिस्ट बना रखी है दैट प्लांट लेआउट नीड्स गुड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, recreational facilities like theaters, clubs, communication facilities, etc. अब एक्चुअली ये जो पूरा है ये उस मतलब उन वर्कफोर्स के लिए है जो कि आपके यहाँ काम करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की फैमिलीज है और उनको अपनी फैमिलीज को हर तरीके से प्रोटेक्टेड रखना है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स लग जाती हैं अगर आप ये सारी चीजें यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो ही आपको यहाँ पे प्लांट अपना सेटअप करने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले वाले पे और फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट की। स्टडी भाई बात करते हैं आखिरी पॉइंट की जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट का, वो है नियरनेस टू मार्केट। नियरनेस टू मार्केट इस वजह से क्योंकि अगर लेट्स कंटिन्यू, तो नियरनेस टू मार्केट का ये रीजन है कि भाई अगर हमने प्रोडक्ट बनाया, मतलब प्लांट में जाके प्रोडक्ट बना और फिर उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करना है, तो कंपनी चाहेगी कि जाहिर सी बात है कि हमारी जो वो है डिस्टेंस है मार्केट से वो जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। दूसरी बात, हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में टाइमली पहुंच सकेंगे और प्रॉपरली सेल हो पाएगी, और फिर हमें दोबारा अगर उसको रीसेंड करना हो मार्केट में तो हमसे वो भी कर पाएंगे, ठीक। तो हमने लिखा हुआ है प्लांट लोकेशन मस्ट बी नियर टू मार्केट सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस मस्ट रीच मार्केट ऑन टाइम, ठीक है। तो ये तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। अब यहाँ उसके ठीक नीचे मैं शुरू कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट का जो सबसे पहला टाइप है वो बेसिक प्लांट लेआउट ही है, जिसमें क्या क्या आता है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला प्लांट लेआउट मैंने बात की दैट इट मींस द डिस्पोजिशन ऑफ द वेरियस फैसिलिटीज। डिस्पोजिशन का मतलब है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें इक्विपमेंट है, मटेरियल है, मैन पावर है, एक्सेट्रा, इन सब को कहीं ना कहीं से लाया जाता है, ठीक है। तो इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन थी पहले की, वहां से इनको उठाया जाता है और अपने प्लांट में लाया जाता है। यानी एक तरीके से इट्स एन असेंबली ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एट वन प्रॉपर प्लेस,
ठीक है। तो प्लांट लेआउट कुछ खास नहीं, बस यही जो मैंने बताया कि आपको कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मैन पावर है, फाइनेंस, कुछ भी है, उनको डिस्पोज करके यानी डिस्पोजिशन करके ला करके अपने प्लांट लेआउट में रखना और फिर उनके थ्रू प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। सेकेंड और बाकी 4 अभी और बाकी है। स्टे ट्यून फॉर दोस अपडेट्स। अगले 2 की बात करते हैं। प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट जनरली इसको फंक्शनल लेआउट कहते हैं। फंक्शनल लेआउट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन पे काम करता है और उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है, यानी ये कस्टमर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए काम करता है, यानी पर्टिकुलर जॉब प्रोजेक्ट पे काम करना और उसके बाद उसको बंद कर देना, ठीक है। तो अगला है कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर मशीन्स और ऑपरेशंस एट वन लोकेशन पे। ऑब्वियसली भाई अगर लेआउट है, प्लांट लेआउट है, तो वहां पे सारे एलिमेंट जो एक साथ लाए जाते हैं, लेकिन इसका जो मेन थ्रस्ट है इसे काम करने का वो यही है कि ये फंक्शनल लेआउट है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जॉब पे काम करना उसके बाद उसको बंद कर देना, ठीक है। फिर है इन शॉर्ट ऑल मिलिंग मशीन्स एंड अदर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इसमें हाँ एक चीज और है कि इसमें आपकी जो भी मशीनरी यूज की जा रही है जिस प्रोडक्ट या जॉब या टारगेट के लिए, उसमें जिस मशीन की जैसी सीक्वेंस है, मतलब जैसा जिसका काम है उसको वैसे अरेंज करके रखा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनैलिटी भी सेट कर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई पर्टिकुलर सीजनल प्रोडक्ट है, उसके ऑर्डर मिले या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसको कंप्लीट करना है, तो वहां पे हम प्रोसेस लेआउट लेके जाएंगे, ठीक। यहाँ पे 20 मतलब इसमें कंटिन्यूअस ऑपरेशन नहीं है, इसमें सीजनल ऑपरेशन है या ऑर्डर ऑपरेशन है कि जैसा ऑर्डर दिया जाएगा वैसा हम काम करेंगे, ठीक। सेकेंड ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट जस्ट इसका उल्टा है। प्रोडक्ट लेआउट का मतलब है इसमें सारी चीजें तो असेंबल करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी, मैन पावर एक्सेट्रा, जितना जो कुछ भी है सब कुछ लिया जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसे अरेंज किया जाएगा कि वो सीधे सीधे प्रोडक्शन प्लेस से उठाए सामान और सीधे वो मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट पहुंच जाए, ठीक। इसे प्रोडक्ट लेआउट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो सीजनल नहीं है या जॉब रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, जो मैंने लिखा भी है। It implies that various operations or raw materials are performed in a sequence, that is of course, machines are arranged in the sequence in which raw materials will be operated upon, ठीक है। तो जैसा भी रॉ मटेरियल होगा, जिस भी इसमें उससे जो भी प्रोड्यूस करना है हम उससे अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। तीसरा है दिस टाइप ऑफ लेआउट इज प्रेफर्ड फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में ऐसी चीजें जिसमें रॉ मटेरियल इज मूव्ड टुवर्ड्स द फिनिश प्रोडक्ट स्टेज, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं है। ऊपर वाले में हमको जैसे मान लीजिए हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कहा कि आप हमको सिर्फ और सिर्फ वर्क यानी सेमी फिनिश प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कीजिए, बाकी हम खुद से कर लेंगे, ठीक। उसकी पैकेजिंग है, लेबलिंग है और जो भी बाकी इसमें स्टेप्स होते हैं वो सब हम कर लेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हमें हैंड ओवर करना है, तो वो चीज जाएगी फंक्शनल लेआउट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज कंपनी खुद करेगी, ठीक है। अगले 2 की बारी है, उनको देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आइए बात करते हैं आखिरी 2 लेआउट्स की जिसकी जरूरत है हमें समझने की। इसमें चौथा है कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट इज एग्जैक्टली मेंट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ, ठीक है। क्या इज पॉसिबल वेयर एन आइटम इज बीइंग मेड इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। आपके जो पिछले 2 थे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट में, उसमें आपके जो टाइप्स एंड साइजेस थे वो डिफरेंट नहीं थे, वो सेम थे, मतलब एक जैसा ही बनाना था। उस पे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को अलग अलग लेते थे, ठीक। लेकिन जहां पे आइटम एंड साइजेस यानी सॉरी टाइप्स एंड साइजेस बोथ आर डिफरेंट। साइजेस में जैसे मान लो कि अगर कोई हैवी ईटिंग आइटम है तो उसको 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो 1 किलो 2 किलो ऐसा बनाते हैं, ठीक है। लिक्विड आइटम है तो उसको 100 ml 200 ml आधा लीटर यानी 500 ml, फिर 1 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर मैक्सिमम 5 लीटर, ठीक, ऐसे बनाया जाता है। तो कॉम्बिनेशन लेआउट में प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों को कंबाइन करके हमारे जो जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी साइजेस हैं या वॉल्यूम्स हैं, उनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन लेआउट इज आल्सो यूजफुल व्हेन अ नंबर ऑफ आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेम सीक्वेंस बट नन ऑफ द आइटम्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन बल्क। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि आपके पिछले 2 इसके पहले वाले 2 में यानी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट में दोनों में ही आपके जो कहते हैं प्रोडक्शन था वो बल्क में था, बहुत हैवी अमाउंट में करते थे, टन्स में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बल्क में प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं और बहुत ही छोटे छोटे वॉल्यूम्स और बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स में उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक।
लास्ट है फिक्स पोजीशन लेआउट। फिक्स पोजीशन लेआउट वर्ड एज द नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट कि हम उन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा हैवी है और जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इम्पॉसिबल है। ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है? एयरक्राफ्ट, ठीक है, हैवी बिग प्रेशर वेसल्स फैब्रिकेशन, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसमें शिप बिल्डिंग, यानी शिप बिल्डिंग हुआ, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ और बिग प्रेशर वेसल्स फैब्रिकेशन, इन सब को हम कहीं भी ढो के ले जा नहीं सकते, ठीक। लेकिन पिछले 4 में जो हमने किया, प्लांट प्रोडक्ट प्रोसेस एंड कॉम्बिनेशन, इनमें हम जितने भी हमने प्रोड्यूस किए उसको हम एक दूसरे प्रोसेस लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको कैरी किया जा सकता है। लेकिन क्या शिप, एयरक्राफ्ट और बिग प्रेशर वेसल्स को एक जैसे दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। खासकर एयरक्राफ्ट को तो बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक। तो ऐसी चीजों का प्रोडक्शन के लिए जो भी मतलब मैन पावर चाहिए, मैन पावर एक्विपमेंट जो भी है, उन्हें हम एक जगह पे लाके रखते हैं। वो देखिए अभी मैं इसको दिखाता हूँ। इन अदर फॉर्म the product moves from one place to another, but this type is adverse. Here men and equipment are moved to the material which remains at one place. तो remains at one place क्या हो सकता है? आपका शिप बिल्डिंग होगा, ठीक है, यहाँ मैंने बताया हुआ है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा और बिग प्रेशर वेसल्स होंगे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनके लिए फिक्स्ड पोजीशन प्लांट लेआउट को रखा गया है, ठीक है। तो आज आपका 3rd यूनिट भी कंप्लीट किया मैंने। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और समझ भी आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल द डाउट्स। एंड बिफोर वी लीव, फिर यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए, अगर हेल्पफुल लगे तो, और इसके कंटेंट को आगे बढ़ाइए। और हाँ, आपके ग्रुप में MBA सेकंड सेमेस्टर आपके लिए कह रहा हूँ, आपके ग्रुप में जो भी जितने भी लोग हैं, अगर वो एडेड नहीं है तो उन्हें इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरी मदद पहुंच सके, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।